नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय हमने चुना था बात करने के लिए, वो विषय ये था कि अब तक के जो लोकसभा में नेता विपक्ष हुए हैं, क्या राहुल गांधी उन सब में सबसे मजबूत नेता विपक्ष आज तक के हैं क्या? और अगर हैं तो ऐसी क्या बातें हैं जो उनको अलग बनाती हैं? लेकिन जब आज जो अपडेट आ रहे हैं और जो बातें हो रही हैं, उसमें एक चीज़ ये भी चर्चा करनी ज़रूरी है कि हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और जो डोनाल्ड ट्रंप जी की दोस्ती के जो किस्से हैं, उसमें थोड़ा सा कूटनीति ज़्यादा है। एक तरफ तो ट्रंप साहब इनसे अपनी तारीफ़ करवा लेते हैं और आप देखिए कि बहुत बड़ा एक झटका है। और जो H1B की जो फ़ीस है वीज़ा, वो करीबन 90 लाख रुपए अब हो जाएगी। और इससे भारत के जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अमेरिका जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक उन जो यूथ है उसको लगा है। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है सर जी, और एक ही लाइन में मतलब बहुत ही इस मुझे लगता है, उन्होंने कहा आई रिपीट इंडिया हैज़ ए वीक पीएम। और साथ में उन्होंने ये जो खबर है ये लगाई है कि इंडियंस होल्ड 71% ऑफ H1B वीज़ाज, ट्रंप ₹90 लाख फी हिट्स देम हार्डेस्ट। तो इसमें दोनों ही चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर, चूँकि आप तो अमेरिका जाके भी आए हैं और आपके परिवार से भी लोग वहाँ पे इसी वीज़ा पे लोग गए हैं, अब तो खैर अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं वो, लेकिन लाखों लोगों की मतलब उम्मीदें तोड़ने वाला है ये। तो एक तरफ से तारीफ़ करवाते हैं वो ट्रम्प जी मोदी जी से, दूसरी तरफ ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं, ऊपर से राहुल गांधी भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री को सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। तो इसका क्या राजनीतिक अर्थ निकलते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत हम H1B वीज़ा से ही करते हैं, चूँकि बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट आ चुका। और इससे लेके जो भारत का मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। और पहली बार 2017 में राहुल गांधी ने ये कहा था, जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कमज़ोर प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को H1B वीज़ा वाला मामला उठाना चाहिए सरकार के सामने, चूँकि उनको ये एहसास हो चुका था कि इनका क्या भविष्य में परिणाम होने जा रहे हैं। H1B वीज़ा में जो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनके द्वारा भेजी गई हमारे पास इतनी बड़ी राशि होती है कि अगर उस पर कहीं भी चोट लगी या वो कम हुई या जैसे ख़त्म होने के भी आसार आ सकते हैं, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि 8 साल पहले जिस राहुल गांधी ने, तब वो विपक्ष के नेता भी नहीं थे, आगाह किया थे सरकार को कि आप मजबूती दिखाइए। आज ये ट्वीट करने की उन्हें आवश्यकता ये पड़ी, उन्होंने कहा कि आई रिपीट ही इज़ द वीक प्राइम मिनिस्टर। तो वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। अगर उन्होंने उस समय कोई चीज़ अपने कदम उठाए होते तो ये परिणाम नहीं आने थे। अब 100 गुना फीस में बढ़ोतरी आपने दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुनी होगी। $1000 से सीधे $1,00,000। अब इसका असर क्या होना है कि कुछ कंपनियां, तो उन्होंने कहा कि एक डेट दी है सितंबर की, इससे पहले अमेजन हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उनका अपने एम्प्लॉयज़ को बुला लो वापस, मतलब अमेरिका में आ जाओ। और इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं, अभी तक क्या होता था कि उस फीस को कंपनी देती थी। अब कंपनी इस पोजीशन में अगर नहीं हुई तो अब वो कैसे देंगे इतनी फीस? देखो 100 गुना भुगतान करें, तो इसका मतलब है कि जो वहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में से कटेगा। और जो नए लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं उनके लिए 88 लाख 90 लाख रुपया अरेंज करना, तो लगभग 1 करोड़ ही मान के चलिएगा, वो कहाँ तक संभव है? तो पूरी की पूरी जो हमारी सॉफ्टवेयर और IT की जो क्षेत्र है उसको चोट पहुँचाई है ट्रंप ने। और उस चोट का चूँकि हम समय पर कोई निवारण नहीं कर पाए और उसकी जिम्मेवारी सीधे सीधे राहुल गांधी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की हैं, तो उन्होंने जो ये बयान दिया है, दोहराया है कि बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह जायज़ है। अब सवाल उठता है कि LOP के रूप में उनको LOP के रूप में मैं आप चाहूँगा आपकी टिप्पणी, लेकिन मैं ये कुछ निकाल रहा था वहाँ से। तो 1977 में LOP का निर्धारित पद ये है, उससे पहले बनते थे लेकिन वो गिनती में नहीं आते हैं। तो अब तक जो LOP बने हैं वो पहले यशवंतराव चौहान जी हैं, फिर CF स्टीफन है, PC सेठी हैं,
राजीव गांधी रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं, शरद पवार रहे हैं, सोनिया गांधी रही हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी दोबारा से बने 2004 से 2009, फिर सुषमा स्वराज जी रही 9 से 14, फिर ये पद रिक्त रहा क्योंकि सीटें इतनी थी नहीं 10%, फिर अधीर रंजन चौधरी रहा और राहुल गांधी हैं 25 जून 2024 से। तो इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनका नेता विपक्ष के रूप में हम नाम भी मतलब पहली बार पढ़ा है। लोकतंत्र तब पूरा होता है जब उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों हों, और लोगों को ये समझने की जरूरत है जितना पक्ष यानी कि सत्ता महत्वपूर्ण है उतना ही विपक्ष भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष भी जनता द्वारा चुना जाता है। अब ये अलग बात है कि पिछले 1 दशक में मजाक उड़ाया जाता है विपक्ष का इस तरीके से, तो लोगों को ये जानना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय तक, जब तक वो जिंदा रहे, कोई विपक्ष का नेता नहीं था, प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि आपको जितने कुल सांसद हैं उसका 1/10 आपके पास होने चाहिए। पहला चुनाव जो 1952 में हुआ, लोकसभा चली 57 तक, उस समय में सीपीआई सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके 16 सदस्य ही थे मात्र, तो उनको ये दर्जा नहीं मिल सकता था। 57 में जब चुनाव हुआ और 62 तक का जब चुनाव हुआ, उस समय भी सीपीआई सबसे नंबर 1 की पार्टी थी अपोजिशन में, बट उस समय भी उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं था। 1967 में जाके जब चुनाव हुए हैं तो पहली बार 1969 में विपक्ष का नेता मिला। क्यों मिला उसकी भी कहानी है, क्योंकि कांग्रेस में विभाजन हो गया, और कांग्रेस के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि एक जो ओल्ड कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें 65 सदस्य हो गए थे। तब वो उस जो डिमांड थी उनकी 1/10 की वो पूरे कर रहे थे, और उस समय राम सुभग सिंह जो बक्सर से सांसद थे उनको ये जिम्मेवारी मिली थी। उसके बाद में आप ये देखें कि फिर एक 10 साल का वक्फा आया जब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। इसके बीच में अगर हम सबकी बात करें तो अटल जी, आडवाणी और सुषमा स्वराज, 3 तो विपक्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जगजीवन राम भी कुछ दिन रहे हैं, यशवंत राव चौहान कुछ दिन, इनमें आप कार्यकाल देखेंगे तो कोई कुछ दिन रहा, कुछ महीने रहा है, सीएम स्टीफन भी रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी रहे हैं, लेकिन नेहरू परिवार से ही, नेहरू गांधी परिवार से 3 एलओपी हुए हैं। सोनिया जी हैं, राजीव गांधी भी रहते हैं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का टेन्योर एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन केवल अभी 1 साल कुछ दिनों का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और इस बीच में उन्होंने एलओपी का नेता होते हुए जो उनकी उपलब्धियां हैं वो अब तक अगर मैं इतिहास में पीछे झांक के देखूं किसी भी नेता की नहीं है। और वो इसकी वजह ये है कि एक टेम्पो बना हुआ, राहुल गांधी पिछले करीब ये लगा लिए 10 साल से लगातार धरातल पे हैं, सक्रिय हैं और सब महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं। जब वो विपक्ष के नेता नहीं थे तब भी वो उतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब वो बने हैं, अब बिल्कुल कानूनन बने हैं, तो अब विपक्ष के नेता के रूप में जो उनकी भूमिका है वो इतनी शानदार है कि अगर हम पिछले वालों को देखें तो इनके सामने सब मंद पड़ जाते हैं। जितने नाम आपने लिए और मैंने बताए हैं उनमें एलओपी के रूप में किसी की भूमिका को आप पहचान ही नहीं है उनकी। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है कि सदन में नेता के रूप में आपने कुछ भाषण दिए, वहाँ पे कुछ मुद्दों की उन्होंने आपने अखबारों में, मीडिया में दे दिया कि ये गलत ही हो रहा है, लेकिन पहली बार भारत में एक ऐसा एलओपी आया है जो सड़क पे है। लोहिया कहते थे ना कि जब संसद सुनी हो जाएगी तो सड़क जिंदा होना पड़ेगा, जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हाँ, तो अब ये स्थिति है कि राहुल गांधी जितने प्रभावी लोकसभा में हैं और उतने ही प्रभावी सड़क पे भी हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आज का जो विपक्ष है बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। आज वो एलओपी केवल अपनी पार्टी के नहीं है, वो तमाम जितने भी विरोधी दल हैं, चाहे उसमें बंगाल की ममता बनर्जी हों, अखिलेश हों, तेजस्वी हों, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो जिनसे इंडिया गठबंधन मिलकर बनाया, उन सबको वो नेतृत्व दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उन सभी नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया। एक जो उनका टेम्पो बना हुआ था कि एलओपी बनने से पहले वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा तो भारत को नाप चुके पैदल चल के, और कोई एक बिंदु ऐसा नहीं है पिछले जब से राहुल गांधी सक्रिय हुए, विशेषकर इस 1 दशक में, कि किसी मुद्दे पे राहुल गांधी ने जम के बात ना की हो, सदन में भी और सदन के बाहर भी। और बार बार न केवल बात की है, उन्होंने आगाह किया है, चेताया है, चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, चाहे जीएसटी जो कहा वो सही, सब कुछ समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हुई हैं।
तो वो आज अगर बने हुए हैं तो किसी कृपा से वो एलओपी नहीं है। एक तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत बने हुए, दूसरे एलओपी के रूप में पूरे इतिहास में जितने भी मैं लोगों का नाम मुझे ध्यान आता है उन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। और सक्रियता की बड़ी बात यह भी है कि वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है अपनी पार्टी को आगे ले जाने की। तो ये जो और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उन सब ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और बहुत गति से, बहुत तेज़ी से वो इस ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो सत्ता पक्ष है वो उनको प्रतिपक्ष ना मान के शत्रु मानता है और लगातार विपक्ष के नेता के रूप में उनकी छवि को विखंडित करने पर जा रहा है। मेरे एक नौजवान लड़के से बात हो रही थी, तो उसने बातचीत में मेरे को ये बताया कि आपने देखा पिछले 10 वर्षों में हुआ क्या है कि राहुल गांधी को क्यों इतना इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है। बोले कि इस देश में करोड़ों ऐसे मूर्ख लोग हैं जिन्हें मोदी जी और उनकी पार्टी ने एहसास करा दिया कि राहुल गांधी तुमसे भी गया गुजरा है। तो जब कोई एक अनपढ़ सा नालायक सा बच्चा जिसने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा वो ये कहता है राहुल गांधी पप्पू है, तो पता है क्यों कहता है? वो कहता है ये तो मुझे भी पता, आलू से सोना नहीं निकलता। राहुल गांधी को ये भी नहीं पता। तो उन्होंने करोड़ों नौजवानों को ये भरोसा जता दिया कि तुम्हारा कैलिबर, तुम्हारी योग्यता राहुल गांधी से ज़्यादा है और वो इस आनंद में चले आ रहे हैं। अब ये लोग कौन है जो उनकी क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं? उनकी क्षमताओं का आकलन करने की आज मैं बात कर रहा हूँ। लोग ये कहेंगे शायद मैं ज़्यादा तारीफ में बह गया हूँ। अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। बिल्कुल। यानी उनकी आर्थिक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी प्रतिभा को वैश्विक मान्यता मिली है, नोबेल प्राइज़ से बड़ा। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जब मैं राहुल गांधी को मिला, अमर्त्य सेन के शब्द बता रहा हूँ मैं, राह चलते आदमी की नहीं, कि मैं उनसे बेहद प्रभावित हुआ और उस व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि अगर वो धन कमाने के नाम पे यही काम करें तो विश्व को चमत्कृत कर देंगे, चमत्कार कर देंगे। उनके पास इतने आइडियाज़ हैं, ही इज सो टैलेंटेड। और वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, हार्वर्ड में पढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानेंगे इस बात को। तो अमर्त्य सेन की ये धारणा उनके बारे में है कि राहुल गांधी फुल ऑफ पोटेंशियल हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और उनके पास एक खाका है, एक मिशन है इस देश को आगे ले जाने का। तो ये तो राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय छवि है। ये राहुल गांधी की जो पढ़े लिखे समझदार लोगों में है, उनकी शिक्षा को लेकर बात होती है। एक मैगजीन थी न्यूज़ वीक, उसने गलती से ही छाप दिया कि राहुल गांधी हार्वर्ड गए, कैम्ब्रिज गए और कहीं भी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी ने उस पर मुकदमा ठोक दिया उस मैगजीन पे, और उस मैगजीन ने अगले अंक में क्षमा मांगते हुए उनका सही विवरण दिया। तो उन्होंने ग्रेजुएशन की है हार्वर्ड से, और हार्वर्ड में जब उनको सुरक्षा कारणों से फ्लोरिडा जाना पड़ा तब जाकर उनके वो 3 साल पूरे हुए। चूँकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने अपना बीच में सुरक्षा कारणों से उनका नाम भी बदलना पड़ा, राहुल विंची नाम उनका रखना पड़ा था। अच्छा। ही वॉज सो इनसिक्योर्ड। और अमेरिका में एक व्यवस्था है कि अगर बच्चा खुद अपनी फीस दे रहा है तो उसके माता पिता और उसकी पत्नी, परिवार के किसी भी सदस्य को उसका एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता। यानी मेरा बेटा, अगर मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, वो अपनी फीस खुद दे रहा है और ये वहाँ पता चल जाता है, तो मैं बाप होने के बावजूद भी, या मेरी पत्नी उसकी माँ होने के बावजूद भी, या उसकी पत्नी एकेडमिक रिकॉर्ड वहाँ से नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पता है उनका रिकॉर्ड, सारी मार्कशीट इनको पता है। वहाँ ये कानून है बाकायदा, कोई नहीं ले सकता, तीसरी पार्टी ले नहीं सकती। ये कानून तो भारत में भी है, मोदी जी की डिग्री देख सकते, केवल मोदी जी के मामले में, और सबके मामले में ये नहीं है। तो राहुल गांधी इज ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में जितने ये लोग इनको पप्पू बताते हैं ना, इनसे कैम्ब्रिज की स्पेलिंग लिखवा लेना एक बार। अंग्रेजी में तो बता ही नहीं पाएंगे, हिंदी में भी नहीं, हिंदी में कैम्ब्रिज नहीं लिख पाएंगे। और छोटे कोई भी राह चलता आदमी कह देता पप्पू है, उसने ये कह दिया। अरे भैया, जब आप इतना ज़्यादा सक्रिय होते हो, बोलते हो, कभी टंग स्लिप भी हो जाती है। आप हमेशा सही बातें नहीं करोगे। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी लोकतंत्र को लोकचंद्र बता देते हैं। तो राहुल गांधी के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि चूंकि वो बायोलॉजिकल है, सिंस ही इज बायोलॉजिकल, तो ही इज प्रोन टू कमिट मिस्टेक्स। वो गलतियां करेंगे चूंकि वो बायोलॉजिकल हैं। उनका दुर्भाग्य ये है कि वो सोनिया गांधी की कोख से पैदा हो रहे हैं और उसमें राजीव गांधी की भूमिका रही है। अगर वो नॉन बायोलॉजिकल होते तो नॉन बायोलॉजिकल तो कभी गलती करता नहीं। तो राहुल गांधी से बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत कमजोरियां हैं, लेकिन राहुल गांधी ने, उनको 21 साल हो गए
सार्वजनिक जीवन में। और जब वो आए थे, आप शुरू के जो उनके दौर की चीज़ें हैं 2006 2007 के उनके भाषण पढ़ो, तो वो कह रहे हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं लर्नर हूँ, मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, मैं धरातल पर जाकर चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। तो राहुल गांधी इवॉल्व हुए हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हुए, और उन्होंने चीज़ों को समझा है। जब वो इवॉल्व होते होते एलओपी पहुँच गए, के पद पर पहुँच गए, तो आप देखिए वो कितनी जिम्मेवारी से कोई भी बात करते हैं। और अगर क्षेत्रीय नेतृत्व जो छत्रप हैं, इतने बड़े बड़े नेता, राजनीतिक शक्ति तो अखिलेश यादव की उनसे ज़्यादा है। अखिलेश यादव पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2वें दर्जे पर पहुंचा दिया, नंबर 2 की स्थिति में। तो राजनीतिक शक्ति तो उनके पास है, लेकिन राहुल गांधी को वो भी अपना नेता मानते हैं, है ना। वो एक किसी वीडियो में कह रहे थे, हाँ, मैं किसी स्कूल में गया, मैंने बच्चे से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो बच्चे ने कहा राहुल गांधी। सदन में कह रहे थे। ऐसा कोई इशू नहीं है जो उन्होंने, अब आप क्या लोकतंत्र में, लोकतंत्र में ये तो करेंगे नहीं कि मकान की छत पर खड़े होकर वो फायरिंग कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो जब भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में संवैधानिक मर्यादाओं के बीच में जब जब अपनी बात कहनी, चाहे सदन में कहें या सड़क पर कहें, तो पूरे गरिमापूर्ण तरीके से उन चीज़ों को उठाते हैं। जितनी बार उन्होंने आगाह किया, चेताया लोगों को, वो सारी भविष्यवाणियाँ सारी ठीक हुई हैं। रहा सवाल चुनावी राजनीति का, तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप चुनाव जीतते ही रहें, और जो चुनाव जीतने वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। थोड़ी सी कसर रहेगी, क्या पता प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने राहुल गांधी के विषय में बहुत व्यापक स्तर पर अध्ययन किया हुआ है। वो व्यक्ति सत्ता के लिए बना ही नहीं है। उसकी प्रॉब्लम ये है, एक जैन मुनि का मैं भाषण सुन रहा था, जैन संत का, वो संत झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि इस आदमी के अंदर इतनी मानवता है, इतनी करुणा है कि कोई सोच नहीं सकता। एक व्यक्ति ने उनसे बातचीत करते हुए यात्रा के दौरान उल्टी कर दी उनके ऊपर, राहुल गांधी के। राहुल गांधी 1 इंच भी टस से मस नहीं हुए। छोटी बात है ये, है? राहुल गांधी जाते हैं, छोटे छोटे गरीब बच्चों को भी पंजाब में गया, अपने सीने से लगा लिया। वो नाटक नहीं कर रहा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनके कुर्ते पर अगर एक छींट भी आ जाए गलती से भी कहीं, तो कोहराम मच जाएगा पूरे देश में। फोटो के बीच में कोई नहीं आ सकता जी। तो राहुल गांधी सांसद के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, या जो भी उनको भूमिकाएं मिली हैं, उनकी भूमिका एलओपी के रूप में तो विशेषकर कोई ऐसा एलओपी मैंने नहीं देखा, चाहे अडवाणी हो, ये हो, सुषमा जी भी ठीक है, महंगाई के ड्रामा करती थी, अपने नाचना गाना शुरू कर दी थी राजघाट पे जाके। भोंडा प्रदर्शन, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। और भी कोई आप देख लीजिएगा। और ये जो कहते हैं ना कि सत्ता पिता से पहले तीन परिवार तो उनके एलओपी में हो गए। उनके पिताजी एलओपी रहे, उनकी माताजी एलओपी रहे, वो खुद एलओपी रहे। और मोदी जी में और राहुल गांधी में एक बेसिक फर्क ही है सर। जैसे मोदी जी राजनीति में आए तो सफलता के घोड़े पे सवार हैं, वो विपक्ष तो कभी मोदी जी ने देखा नहीं। आप धर्मेंद्र जी, मैं राष्ट्रीय आंदोलन की तो बात नहीं करता, मैंने तो आज़ाद भारत में राहुल गांधी से सक्रिय नेता ही नहीं देखा। या तो वो एक ऐसा दौर था कि नेता बहुत ज़्यादा सक्रिय होते नहीं, तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था ना जी। लेकिन जब जरूरत पड़ी है सक्रियता की और धरातल पे दिखने की, तो राहुल गांधी से धरातल पे जुड़ने वाला, रहने वाला कोई दूसरा नेता हुआ हो तो आप बता दीजिए मेरे को। इन एलओपीज को तो बात ही छोड़ो, कोई और नेता बता देना। ऐसा नहीं है, जब विपक्ष नहीं होता था तब भी लोहिया, मधुलिमे जैसे लोग थे, किशन पटनायक जैसे लोग थे, जो अपनी निजी प्रतिभा के बलबूते पे सरकार को झुका देते थे। उस समय एलओपी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि संवैधानिक पद बन गया है, तो उस पर रहते हुए राहुल गांधी की जो भूमिका है शानदार है, गरिमापूर्ण है। खैर, लेकिन एक बात ये तय मानिए दोस्तों कि चाहे उन्होंने जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने कुछ कहा हो, चाहे महंगाई को लेके कुछ कहा हो, चाहे कोविड को लेके कुछ कहा हो, वो सारी बातें जो एक बार मोदी जी और उनका जो मंत्रिमंडल है, सदस्य हैं, जिन जिन लोगों ने वो बातें नकारी हैं, आने वाले समय में मोदी जी को वही करना पड़ा है जो राहुल ने कहा है सर। बिल्कुल। काफ़ी साल से ऐसा देख रहे हैं कि राहुल के तय एजेंडों में, सेट किए गए एजेंडों में पे चलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और अब तो बिल्कुल आप ये देखिए कि पूरा मीडिया इनके साथ है, लेकिन इसके बावजूद राहुल ने अपनी जगह बना ली सर। धर्मेंद्र जी, एक कहावत है, 3 स्टेजेस होती हैं। पहले लोग आपको गाली देंगे, फिर आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, फिर आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो राहुल गांधी उन सारी प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं। उन्हें जितनी उनकी गाली मिल ली, उनकी खिल्ली भी उड़ ली। और आप सोच के देखिए कितना ट्रॉमेटिक लाइफ उस बंदे की। 1970 में जन्म हुआ, संयोग देखिए हर 7 साल बाद उसकी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी होती। 17 में जन्म लेने के बाद ठीक 7 साल 77 में इंदिरा गांधी सत्ता से अलग हट गई।
उसके ठीक 7 साल बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उसके ठीक 7 साल बाद उनके पिताजी की, राहुल गांधी, उसके राजीव गांधी ने धरती पे। तो हर 7 साल बाद वो बंदा इतने ट्रॉमा से गुजर रहा है। और दादी कोई साधारण दादी नहीं, प्रधानमंत्री जो धुरी थी पूरे परिवार की, उनकी हत्या होना, उनके पिता की हत्या होना, ऐसे में एक बच्चा साइकोलॉजिकली कैसे इवॉल्व होगा, कैसे अपने अंदर वो साहस हौसला पैदा करेगा ज़िंदगी से लड़ने का। और उस दौर में जबकि चारों तरफ विद इन पार्टी और आउटसाइड पार्टी सब तरफ शत्रु हैं, स्लीपर सेल भरे पड़े हैं कांग्रेस में जो उनको तबाह करने पर लगे हुए हैं और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बावजूद इसके 11 साल हो गए, वो बंदा ना रुका है ना थका है। चुनाव जीते ना जीते उसकी किस्मत वो जाने, ठीक है ना। कहना अजय चौटाला का फ़ोन कर देता हूँ, फ़ोन होना हो भाई किसी का काम तो उसका भाग है ना। तो सिर्फ इसलिए नकार देना कि वो राहुल गांधी या नेहरू परिवार से आ रहे हैं और सिर्फ गाली देना, इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। और अमर्त्य सेन के विचार पढ़िए, उनके बारे में सैम पित्रोदा के थॉट पढ़िए, जिन्होंने यार टेली कम्युनिकेशन की क्रांति की है। जैसे पढ़े लिखे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। नेहरू के बारे में आप नहीं बताएंगे, नेहरू के बारे में जो आइंस्टीन लिखते हैं वो मैटर करता है। ठीक बात है, पर वो उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं सर, यहाँ तो उन लिखे के लिए नहीं है जो राहुल को ये मानते हैं कि वो तो मेरे से भी गया गुजरा। और इस सब के बावजूद ही मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी में बहुत कमियां हैं, वो परफेक्ट नहीं है चूंकि वो बायोलॉजिकल है। तो दोस्तों, अब तक के सबसे स्कैरी एलओपी करार दिया है त्यागी जी ने राहुल गांधी को। और ये मानना भी पड़ेगा कि काफ़ी समय से देखिए कितना बड़ा मीडिया तंत्र, कितना बड़ा प्रचार तंत्र मोदी जी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक बंदा जिसको कोई मीडिया नहीं चलाता, जिसको हमेशा ट्रोल किया जाता है, वो उसके पैरेलल एक अपना वजूद बना के खड़ा है। तो ये अपने आप में एक अलग बात है। खैर, अभी ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती कहाँ चली जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय पेशेवरों के लिए ये बहुत बुरा दौर चल रहा है और मोदी जी को अपने दोस्त की बड़ाई सोच समझ के करनी चाहिए। आप राहुल गांधी के एज ए एलओपी के रूप में कार्यकाल जो है उनका, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर अपने विचार रख सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।